हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड में बहने वाली नदियों के बारे में, अर्थात झारखंड के अपवाह सिस्टम के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में। चैप्टर में जैसा कि नाम आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, झारखंड का नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है। या झारखंड JPSC या अन्य जो परीक्षाएं हैं झारखंड में, उन परीक्षाओं के PT के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। निश्चित तौर पर हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है और JPSC के सेकंड पेपर में जो झारखंड का स्पेशल पेपर है उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे ही, क्योंकि सिलेबस में ये चैप्टर्स को शामिल किया गया है। और साथ में यह चैप्टर ऐसा है जो कि करेंट से भी रिलेटेड है, इसीलिए ट्रेडिशनल तो है ही, ट्रेडिशनल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साथ में करेंट से जुड़े होने के कारण से इस चैप्टर से प्रश्न एक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है इस चैप्टर से। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। सिर्फ फैक्ट्स को ध्यान में रखना है, अभी मेंस के लिए नहीं सोचना है। पहले आप PT को ध्यान में रखिए और फैक्ट्स को यदि आप याद रखते हैं तो हम जब आपको मेंस के लिए जब आपका क्लास लेंगे तो उस समय आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्स आपको मालूम है और लिखने की शैली कैसे है। तो लिखने की शैली यदि आपको ध्यान में रहेगा तो आप निश्चित तौर पर PT मेंस की तैयारी समय पर कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में झारखंड के अपवाह तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम झारखंड के अपवाह तंत्र के बारे में उसका कुछ छोटा सा परिचय देखेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ के नदी घाटी को या नदी बेसिन क्षेत्र को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि अपवाह प्रणाली का मतलब क्या होता है। तो अपवाह प्रणाली का मतलब आप समझ लीजिए, अपवाह मतलब बहने वाली या जिसमें गति होती है, आप इसमें गति को ही शामिल रखिए। तो ऐसा जल जो बहते हुए मिलता है और वो मुख्य जलधारा होता है जिसमें आकर के अन्य छोटी छोटी जलधाराएं आकर के मिलती हैं, वो सारे क्षेत्र को अपवाह सिस्टम या अपवाह तंत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो सपोज दैट ऐसे करके एक नदी है जिसका क्षेत्र इस रूप में है, ऐसे करके डायरेक्शन है नदी का, ठीक है, इस रूप में। अब इस नदी से इधर से ये डायरेक्शन के कोई नदी आकर के मिल रही है, यहाँ मिल रही है कोई नदी, इधर से मिल रही है। तो इस रूप में छोटी छोटी नदियाँ इससे आकर के मिलती हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जहाँ से होकर के छोटी नदियों का आकर के इसमें मिलती है और ये जहाँ जा कर के जिस नदी में मिल जाती है उस नदी का पूरा एरिया अपवाह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इसी अपवाह क्षेत्र को। ठीक है, अब आते हैं झारखंड में उपलब्ध जल संसाधन। तो झारखंड में जल संसाधन के बारे में यदि हम बात करें और उसको बढ़िया से यदि समझने का प्रयास करें तो हमें जाना होगा झारखंड के भूगर्भिक संरचना की ओर। झारखंड की भूगर्भिक संरचना में हम लोग देखे थे कि झारखंड का 90% भाग जो है वो कठोर चट्टानों से निर्मित हुआ है, जिसको कि हम बताए थे कि आर्कियन मूल की चट्टानें हैं। और ये चट्टानें ऐसी होती हैं जो जिसमें छोटे छोटे छिद्र नहीं होते, अर्थात ये प्रवेश्य नहीं होती है, अप्रवेश्य होती है। प्रवेश्य कहने का मतलब ये, ठीक है, प्रवेश्य नहीं होती यानी कि इसमें ऊपर से जैसे बारिश का पानी रिस करके नीचे नहीं जा सकता, अर्थात भूमिगत जल का निवेश जो है, बारिश का पानी जो है, यदि वर्षा ऋतु है और ऊपर से पानी सतह पर आता है और सतह पर से बारिश का पानी रिस करके नीचे भूमिगत जल के रूप में स्टोर होने की क्षमता बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो चट्टान है वो काफ़ी कठोर है, जिसमें कि छिद्र नहीं है, इसके कारण से पानी रिस करके नीचे नहीं जा पाता है। इसीलिए यहाँ
भूमिगत जल का मात्रा बहुत कम है। यदि एक स्टैटिक्स के हिसाब से देखें, जो कि स्टैटिक्स आपका 2011 का है, ठीक है, 2011 का स्टैटिक्स है, इसके आधार पर देखें तो झारखंड में कुल उपलब्ध जो जल संसाधन है वो 32,779 मिलियन घन मीटर है। ठीक है, 32,779 कितना है, 32,779 मिलियन घन मीटर उपलब्ध जल संसाधन है। लेकिन ये तो लगता है कि हाँ बहुत है, लेकिन अब इसका यदि आप देखिए रूप, इसका बांटिए तो देखने को मिलेगा इसमें से 80% 84% जो पार्ट है वो सतही जल के रूप में है, यानी कि सरफेस वाटर के रूप में 84% है। ओनली 16% वाटर जो है, पानी जो है वो है भूमिगत जल के रूप में, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। आप समझ लीजिए कि क्या हाल झारखंड में आने वाले दिनों में हो सकता है यदि हम सतह जल को स्टोर नहीं करते हैं। तो 84% वाटर जो है सतह जल के रूप में है, और सतह जल में ये भी समझ लीजिए उसमें भी अधिकांश जो है वो नदियों के पानी के रूप में है, नदी के रूप में है। और ये नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं, जो कि बरसात में एक बार पानी इसमें भरता है और उसके बाद कुछ महीनों में ही ये पानी सूख जाता है, जा करके ये मुख्य अपने मुहाने में नदियों से मिल जाती हैं, जहाँ ये पानी उसमें चला जाता है। यानी कि झारखंड में 84% जो वाटर है सतही जल का, उसमें से कई एक 90% वाटर जो है वो ऐसे चला जाता है बिना उपयोग का। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं तो 16% वाटर, और यही कारण है कि झारखंड का अधिकांश जो क्षेत्र है वो सूखे के चपेट में आता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में भूमिगत जल एकदम नीचे, उसका लेवल जो है वो नीचे ही जाता जा रहा है, क्योंकि स्टोर तो हो नहीं पाता है, क्योंकि चट्टानों के कारण से। एक तो है कि एक हमारा ह्यूमन्स एक्टिविटी है तो है ही, लेकिन साथ में नेचुरल यहाँ फैक्टर हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि रॉक्स जो हैं वो ऐसे हैं, जो इग्नियस रॉक्स हैं जिसमें कि छिद्र है ही नहीं, जो रिसता ही नहीं है पानी, तो नहीं रिसने के कारण से भूमिगत जल में वृद्धि होती नहीं है। तो इस कारण से आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ का जो पार्ट है वो ज़्यादातर क्या है, सतही जल में है। ठीक है, इसके साथ साथ में देखिए मेंस का फैक्टर में यही सब सारी चीज़ें लिखनी होती है। अब यहाँ एक फैक्टर तो आप लिखेंगे कि रॉक्स के बारे में, अब दूसरा फैक्टर आप क्या लिखेंगे कि झारखंड का ज़्यादातर जो पार्ट है, ज़्यादातर जो धरातलीय हिस्सा है वो पठारी भाग है, जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं, जो जहाँ से बारिश का जो पानी होता है वो गिरने के बाद स्पीड पकड़ लेता है। जब बारिश का पानी कुछ देर ठहरता है तो उसको भूमिगत जल के रूप में परिणत होने में या परिवर्तित होने में टाइम मिलता है, लेकिन जब वो स्पीड रहता है तो भूमिगत जल के रूप में उसको परिवर्तित होने में समय नहीं मिलता है, जिसके कारण से वो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं। आपसे यहाँ से पूछने की संभावना कम है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ ध्यान में रखेंगे इस रेशियो को कि 84% जो पार्ट है वो सरफेस वाटर है एंड 60% पार्ट इज अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, 16% पार्ट जो है वो भूमिगत जल के रूप में है। अब देखते हैं आगे जो टॉपिक है वो है झारखंड के नदियों की विशेषता। तो झारखंड के नदियों की विशेषता आपको बता चुके हैं कि ज़्यादातर नदियाँ जो हैं, ज़्यादातर क्या कहें कि सिर्फ एकमात्र नदी आप छोड़ दीजिए, सोन नदी, जो कि झारखंड का बाउंड्री सिर्फ बनाती है, यहाँ का उसका कोई मतलब नहीं है, इकोनॉमिक उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन सोन नदी को सिर्फ यदि छोड़ दे तो बाकी सभी नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। ठीक है, उस बरसाती नदियाँ हैं, बारिश के बाद इसमें मुश्किल से 3-4 महीने बारिश के समय में ही वर्षा का जल इसमें रहता है, बाकी समय में ये सूखे नदी के रूप में रहती है। आगे यदि इसका और फैक्टर देखें तो यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं उसमें से एक मयूराक्षी को यदि छोड़ दे तो बाकी सभी नदियाँ जो ऐसी हैं जिनमें नौका चालन नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थात ट्रांसपोर्टिंग के नज़रिए से देखें तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ तीसरा फैक्टर और भी यदि देखें विशेषता में, तो तीसरा में अधिकांश जो नदियाँ हैं वो इस रूप में, उनका जो नेचुरल वे है, नेचुरल जो रास्ता है वो इस तरह से है कि वो अधिकांश नदियाँ वाटरफॉल बनाती हैं, यानी कि जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हुए। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी नदी है जिसमें कि नौकायन किया जा सकता है, या झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें नौका गमन की सुविधा उपलब्ध किया जा सकता है? तो आंसर होगा म्यूराक्षी नदी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे का टॉपिक जो है कि झारखंड में प्रमुख अपवाह या नदी तंत्र। झारखंड में मुख्य जो नदियां, नदी बेसिन जो है वो है 8। ठीक है, आप ये याद रखिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में कितने नदी बेसिन हैं, तो झारखंड में प्रमुख जो नदी बेसिन है वो 8 है। बाकी छोटी छोटी नदियों का क्षेत्र है, लेकिन 8 आप याद रख लीजिए। यहाँ हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि झारखंड में नदियों का अपवाह तंत्र जो है वो हम 4 भागों में बांटे हैं। उत्तरी अपवाह तंत्र 5 भागों में, उत्तरी अपवाह तंत्र, पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र, उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र और दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र। ये 5 हिस्से में मैंने अपवाह तंत्र को बांटा हुआ है, झारखंड के जितनी भी अपवाह नदियां हैं उन सभी को। ठीक है, तो अब हम यदि देखें कि उत्तरी अपवाह तंत्र में कौन है, तो आप झारखंड का मैप निकाल लीजिए। झारखंड का मैप में आप ऊपर का डायरेक्शन में उत्तर की दिशा पर सेंटर पॉइंट को आप रांची मानिए, और रांची से ऊपर उत्तर की ओर जो नदियां बहती हैं, बिहार में जाकर के जो आगे बढ़ती हैं, उन नदियों में से जो नदियां हैं उनको उत्तरी अपवाह तंत्र में रखा गया। इसके अंतर्गत सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी और फल्गु नदी आती है, यानी कि ये 4 नदियां हैं। इसके बाद पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने रखा है दामोदर, बराकर, अजय, म्यूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी और बांसलोई नदी को। ठीक है, उसके बाद है दक्षिणी अपवाह तंत्र में दक्षिणी कोयल और शंख नदी को रखा गया है। उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र में उत्तरी कोयल और औरंगा और अमानत नदी को रखा गया है, जबकि दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र में स्वर्णरेखा, खरकई, कांची, राढ़ू, कसाई और संजय नदी को रखा गया है। ठीक है, यहाँ ये दिमाग में ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, एक एक करके सभी को मैं बताने वाला हूँ कि कौन नदी क्या है, कहाँ से उद्गम होती है, झारखंड के लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बाद उत्तरी अपवाह तंत्र के नदियों के बारे में। ठीक है, उसकी उत्तरी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी है। तो उत्तरी अपवाह तंत्र में मैंने आपको बताया कि उत्तरी अपवाह तंत्र में कौन नदी है, तो सोन नदी है, पुनपुन नदी है, उसके बाद आपका सकरी नदी है, फल्गु नदी है। ये 4 नदियों का नाम आप याद रखें। अब नहीं भी याद है कि उत्तरी अपवाह तंत्र में, तो सिर्फ कम से कम इतना याद रखें कि ये ऐसी नदियां हैं जिनसे झारखंड को तो कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन इससे कुछ लॉसेज हैं, कुछ हानियां हैं, क्योंकि कुछ नदियां जो हैं कि अपना मार्ग बदलती हैं। ठीक है, जिसमें सकरी नदी का नाम बहुत ही पॉपुलर है। तो आइए देखते हैं सभी का छोटा छोटा भाग, क्योंकि झारखंड के हित को यदि ध्यान में देखें तो इन नदियों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि ये नदियाँ यहाँ से कुछ किलोमीटर बहती है और जाकर के बिहार में चली जाती हैं। ठीक है, देखते हैं पहला जो नदी है वो सोन नदी है। इसका उद्गम जो है वो मैकाल पर्वत श्रेणी का, जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ के अमरकंटक स्थान है, उस स्थान से इस नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, यह जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। झारखंड में ये सिर्फ बाउंड्री बनाने का काम करती है। ठीक है, झारखंड में इसका अपवाह यदि माने तो 45 किलोमीटर तक है। कितना है? 45 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। 45 किलोमीटर झारखंड में ये बाउंड्री बनाते हुए जाती है, जो कि गढ़वा और पलामू क्षेत्रों से होकर के जाती है। ठीक है, आगे यदि इसको देखें तो इसकी सहायक नदियां जो हैं झारखंड के उत्तरी कोयल और कन्हर नदी है, जो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसके जो मुख्य उपनाम है इसका, ये याद रखिएगा, इसका उपनाम है सोनभद्र और हिरण्यवाह। ठीक है, सोनभद्र और हिरण्यवाह, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ इस नदी से आपको क्या याद रखना है? इस नदी से आपका याद रखना है इसका उपनाम क्या है,
हिरण्यवा और सोनभद्र। ठीक है, और आगे याद रखना है क्या कि यह नदी कितने किलोमीटर झारखंड से होकर बहती है। तो झारखंड से होकर सिर्फ बाउंड्री बनाती है, ये ध्यान में रखेंगे। तो 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर्स ये बनाती है। अब इसमें सहायक नदी कौन है, तो सहायक नदी है उत्तरी कोयल और कन्हर नदी, इतना याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, इसके बाद सोन नदी के बाद पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी का जो उद्गम है वो जो है मध्य प्रदेश का पठारी भाग। ठीक है, मध्य प्रदेश का पठारी भाग में इसका उद्गम हुआ है। मुहाना है गंगा नदी। ठीक है, इसके बाद इसकी सहायक नदियां हैं दारधा और मोरहर। दारधा और मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। इसका उपनाम है बमागधी। ठीक है, बमागधी इसका उपनाम है, ये याद रखेंगे। इसका उपनाम को याद रखिएगा, क्या है उपनाम इसका, बमागधी। ठीक है, और कीकट और बमागधी इसका उपनाम है। ठीक है, झारखंड का चतरा जिला जो है इसका अपवाह क्षेत्र है। चतरा के बाद ये बिहार में चली जाती है। उसके बाद है सकरी नदी। ठीक है, सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से होकर के निकलती है और जा करके गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, सकरी नदी। रामायण में इस नदी को सुमागधी के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है सुमागधी किस नदी को कहा जाता है या किस नदी का उपनाम है, तो सकरी नदी। स से सकरी याद रखिएगा और स से सुमागधी याद रखिएगा। ठीक है, तो बमागधी आपने याद हो जाएगा। बमागधी कंफ्यूजन ना करेंगे, बमागधी पुनपुन नदी का नाम है और सुमागधी सकरी नदी का। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका सहायक नदी। तो सहायक नदी है इसका किऊल। ठीक है, किऊल इसकी सहायक नदी है। कहीं कहीं इसके सहायक नदी में मोरहर नदी का भी नाम देता है, लेकिन इसकी सहायक नदी किऊल है, मोरहर नहीं है। मोरहर नदी है पुनपुन नदी की सहायक नदी। आगे देखते हैं कि यह मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मार्ग ये बदलती है, और जिस समय रामायण में इसको सुमागधी कहा गया है उस समय इसका रास्ता बिहार में राजगीर से होकर के गुजरता था, लेकिन अभी वह रास्ता छोड़ चुकी है। दूसरे साइड से ये अब रास्ता बदलते हुए बह रही है, इसीलिए इसे मार्ग बदलने से कुख्यात माना जाता है। यह मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है। झारखंड में इसका विस्तार सिर्फ कहाँ है, तो चतरा जिला में। अब आगे देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है उसे आप चतरा को मान सकते हैं। चतरा क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है। कि किताबों में बाह्य छोटा नागपुर का पठार लिखता है, कहीं हजारीबाग का बाह्य पठार लिखता है, लेकिन आप इसमें चतरा को ऐड कीजिए, क्योंकि उत्तरी छोटा नागपुर का बाह्य पठार में चतरा आता है और चतरा के क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, यह हजारीबाग का बाह्य पठार में आपको जब धरातल के उच्चावच पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि हजारीबाग का बाह्य पठार या हजारीबाग का निचला पठार में चतरा का पठार, कोडरमा का पठार, गिरिडीह का पठार आता है। ठीक है, तो चतरा के पठार से होकर के चतरा के पठार से इसका फल्गु नदी का उद्गम होता है। मुहाना ये पुनपुन नदी में जाकर के मिलती है। ठीक है, फल्गु नदी का बस इतना ही याद रखिए, फल्गु नदी का यहाँ से उद्गम होता है, बाकी कुछ नहीं, इसका कोई प्रॉफिट नहीं है झारखंड को। ठीक है, सहायक नदी इसका है लीलांजन और मोहना नदी। झारखंड में कुछ स्थानों पर इसी नदी को महाने नदी के नाम से जाना जाता है। किताब में इसका नाम मोहना नदी लिखता है, लेकिन इसे महाने नदी भी कहते हैं, और यही नदी जाकर के पुनपुन नदी से मिलती है। ठीक है, और इसका उपनाम जो है अंतः सलीला। ठीक है, इसका उपनाम क्या है, अंतः सलीला। अब यहाँ से आप एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए क्या क्या याद करना है। याद करना है आपको उपलब्ध संसाधनों में सतही जल कितना है और भूमिगत जल कितना है। ठीक है, कौन कितने मुख्य नदी बेसिन क्षेत्र हैं, आपको बताए थे 8 नदी बेसिन क्षेत्र हैं। उसके बाद आ जाइए डायरेक्ट आप
इसके नदी बेसिन का नाम में। तो पहला मैं आपको बताया सोन नदी का उद्गम याद रखिए और मुहाना याद रखिए। उद्गम कहाँ? अमरकंटक से, और मुहाना कहाँ? तो गंगा नदी। ठीक है, झारखंड में 45 किलोमीटर तक यह बाउंड्री बनाती है। उसके बाद इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो उत्तरी कोयल और कन्हर नदी। दूसरा मैं आपको बताया तो पुनपुन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के पठारी भाग से। इसका मुहाना कौन सा है? तो मुहाना है गंगा नदी। ठीक है, इसको बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं तीसरा, सकरी नदी। इसको रामायण में सुमागधी के भी नाम से जाना जाता है। चतरा जिला इसका अपवाद क्षेत्र है, बस इतना याद रखिएगा, और यह मार्ग बदलने में कुख्यात है। उसके बाद आ जाइए फल्गु नदी। इसको क्या? तो इसको अंतःसलीला के भी नाम से जाना जाता है। उद्गम क्षेत्र चतरा से है, और मुहाने जो है पुनपुन नदी है। इसका जो जहाँ मिलती है वो पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। सहायक नदी इसका कौन है? तो महाने। ठीक है, इतना सारा आप याद रखेंगे, और इससे आगे का पार्ट यानी कि आगे में हम देखेंगे पूर्वी अपवाह तंत्र में दामोदर बराकर अजय नदी को। तो उस पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे इससे आगे की नदियों के बारे में। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम ध्यान से हर एक चीज़ को, हम किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है उसको हमें ले करके साथ में चलना है, कलेक्ट करते हुए चलना है। इसके बाद जब मैं एक नदियों को मैं पढ़ा लूँगा, तो उसके बाद आपको सभी नदियों को झारखंड के मैप में आपको बताऊंगा कि कौन नदी कहाँ है। ठीक है, इसीलिए अभी यदि मैप से आपको अभी कहाँ है, कौन नदी कहाँ है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। लास्ट का वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैं आपको मैप में ज़रूर इसको बताऊंगा कि कहाँ कौन नदी है, क्योंकि यदि एक बार मैप याद हो जाता है तो आपको उसका अपवाद क्षेत्र याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें जो होगा नदियों का जो झारखंड की नदियों का पार्ट 2। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।